हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलके एकेडमी। मैं आकाश मेहता। आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स जुलाई सेकेंड वीक का। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज़। हमारी पहली न्यूज़ है फ्रेंड्स एससीओ के बारे में, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, बराबर ना। और अगर आपको पता हो, इंडिया 2023 के अंदर दो ग्रुप की प्रेसिडेंसी संभाल रहा है, एक तो G20 और एक है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ, बराबर ना। तो अभी रिसेंटली एससीओ की समिट हुई थी जिसकी प्रेसिडेंसी इंडिया के द्वारा हुई। इसके लिए हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, उसके बारे में बात करते हैं, बराबर ना। ओके, अगर मैं एससीओ समिट के ओवरव्यू के बारे में बात करूं तो सबसे पहले इंडिया पहली बार एससीओ की चेयरमैनशिप संभाल रहा है, बराबर ना। वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। और अगर मैं बात करूं कि अभी ये कौन सी समिट का आयोजन किया गया था इंडिया के द्वारा, 23rd शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की समिट का आयोजन किया गया था, बराबर ना। और ये वर्चुअल फॉर्मेट के अंदर हुआ था, बराबर ना, राइट। इंडिया एज अ चेयर ऑफ द एससीओ होस्टेड द एससीओ समिट फॉर द फर्स्ट टाइम। इंडिया पहली बार एससीओ समिट को होस्ट कर रहा है, बराबर ना, राइट। कि इस बार के समिट की थीम क्या रखी गई थी? टुवर्ड्स अ सिक्योर एससीओ। सिक्योर का फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटी, इकोनॉमी, कनेक्टिविटी, यूनिटी, रिस्पेक्ट एंड एनवायरनमेंट, बराबर ना, राइट। तो ये सभी के ऊपर फोकस करना है, जो सिक्योर का फुल फॉर्म है ध्यान में रखना है, राइट। ओके, ओके। और ये एससीओ समिट के दौरान पीएम मोदी जी के द्वारा प्रेजेंट किया गया इंडियन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड लैंग्वेज प्लेटफॉर्म भाषिनी एट द एससीओ, उसके बारे में बात करते हैं। तो भाषिनी की अगर बात करूँ तो भाषिनी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड लैंग्वेज प्लेटफॉर्म है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड लैंग्वेज प्लेटफॉर्म जो इंडिया के द्वारा खुद से बनाया गया है, और ये नेशनल लैंग्वेज प्रोसेसिंग प्लेटफॉर्म है। मतलब फॉर एग्जांपल, आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे हिंदी में बोल रहा हूँ और आपको हिंदी समझ में नहीं आ रही, आपको इंग्लिश में समझ में आता है, बराबर ना। तो ये हिंदी का इंग्लिश में ट्रांसलेशन ऑटोमेटिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस के माध्यम से हो जाएगा, बराबर ना, राइट। तो ये भाषिनी इंडिया के द्वारा डेवलप किया गया है, उसका इंट्रोडक्शन यहाँ पे पीएम मोदी जी के द्वारा एससीओ के अंदर किया गया था, बराबर ना, राइट। एट प्रेजेंट द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ एससीओ, एससीओ की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है? मैंडेरिन एंड रशियन, राइट। इंडिया इज प्रोपोजिंग टू इंक्लूड द इंग्लिश एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द ग्रुप, बराबर ना। तो अभी जो एससीओ के ऑफिशियल लैंग्वेज है वो मैंडेरिन, मैंडेरिन चाइना में बोली जाती है, और रशियन लैंग्वेज है। और इंडिया ने प्रपोज किया है कि भैया इंग्लिश को भी इंक्लूड किया जाए एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द ग्रुप, बराबर ना। तो ये ध्यान में रखना है। अगर मैं भाषिनी ये नेशनल लैंग्वेज प्रोसेसिंग प्लेटफॉर्म की अगर बात करूँ तो 2022 के अंदर पीएम ने लॉन्च किया था भाषिनी अंडर द नेशनल लैंग्वेज टेक्नोलॉजी मिशन, बराबर ना। नेशनल लैंग्वेज टेक्नोलॉजी मिशन के अंदर में ये भाषिनी लॉन्च किया गया था, जो डेवलप किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा। और उसका एम क्या था? टू ब्रिंग द नॉन इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन ऑफ द नेशन टू द ग्लोबल इंटरनेट एंड हेल्प देम एक्सेस इट इन द लैंग्वेज इटसेल्फ, बराबर ना। तो जो नॉन इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन है, बराबर, जिनको इंग्लिश नहीं आती और उनको इसकी वजह से इंटरनेट का यूज़ करना भी नहीं आता, राइट। तो उनको ये जो उनका जो बैरियर है उस वो हटाया जाए, बराबर ना। इट वन ऑफ द की मिशंस बाय द प्राइम मिनिस्टर साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल। ये जो मिशन था नेशनल लैंग्वेज टेक्नोलॉजी मिशन, बराबर ना, ये मिशन किसके द्वारा सजेस्ट किया गया था? प्राइम मिनिस्टर साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल के द्वारा, राइट। एंड भाषिनी हैज़ अ डेटा रिपोजिटरी एंड अ मॉडल रिपोजिटरी, बराबर ना। भाषिनी एक टाइप के रिपोजिटरी है। फॉर एग्जांपल उसके अंदर ये इसके डिक्शनरी के अंदर इतने सारे वर्ड्स हैं, बराबर ना, जिसको कोई भी लैंग्वेज में से कोई भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जा सकता है, बराबर ना, राइट। तो अगर मैं भाषिनी की बात करूँ 2022 के अंदर लॉन्च किया गया था, कौन से मिशन के अंडर में? नेशनल लैंग्वेज टेक्नोलॉजी मिशन के अंडर में। किसके द्वारा डेवलप किया गया था? द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा डेवलप किया गया था, बराबर ना। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि जो नॉन इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन है नेशन की, उनको ग्लोबल इंटरनेट के साथ कनेक्ट किया जाए, उनके इस बैरियर को दूर किया जाए। और ये जो मिशन था, बराबर ना, भाषिनी को डेवलप करने का, उसमें उसको सजेशन किसके द्वारा दिया गया था? प्राइम मिनिस्टर साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल के द्वारा, बराबर ना, ओके। उसके अलावा इंडिया की प्रेसिडेंसी में जो समिट हुआ था, बराबर ना, एससीओ का 2023rd समिट, बराबर ना, उसके अंदर
एक और मेंबर को ऐड कर दिया गया है एससीओ के ग्रुप के अंदर। तो अभी तक शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के ग्रुप के अंदर 8 मेंबर थे, अभी एक और मेंबर ऐड हो चुका है। 9th परमानेंट मेंबर कौन हो गया है? ईरान, ध्यान में रखना है, बराबर ना। तो ड्यूरिंग द समिट ईरान बिकम द न्यू परमानेंट मेंबर, 9th मेंबर ऑफ एससीओ। नाउ द मेंबर नेशंस ऑफ एससीओ इंक्रीज टू 9। कौन कौन से हो गए हैं? चाइना, रशिया, इंडिया, ईरान, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान। बराबर ध्यान में रखना है 9 मेंबर कौन कौन से हैं और 9th मेंबर कौन सा ऐड हुआ, राइट। बेलारूस सेट टू बिकम अ फुल मेंबर ऑफ एससीओ बाय 2024। अभी 10th मेंबर ऐड होने की बात चल रही है बेलारूस, जो कब कब तक बनेगा? 2024 तक बनेगा, बराबर ना, राइट। और इस साल की प्रेसिडेंसी इंडिया के पास थी एससीओ की। नेक्स्ट ईयर कौन संभालने वाला है? कजाकिस्तान संभालने वाला है, ध्यान में रखना है, बराबर ना, राइट। ओके, कि अगर मैं एससीओ की बात करूँ, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो इस ग्रुप की स्थापना कब हुई थी फ्रेंड्स? 15 जून 2001 को हुई थी। द मेन गोल ऑफ द एससीओ आर टू strengthen the mutual trust and good neighborness among the member states, promote their effective cooperation in political, trade, economic and other areas, right? फोर ऑब्जर्वर स्टेट्स कौन कौन से हैं एससीओ के? मंगोलिया, ईरान, बेलारूस और अफगानिस्तान, जिसमें से ईरान अभी परमानेंट मेंबर बन चुका है। और 6 डायलॉग पार्टनर भी हैं, अजरबैजान, अर्मेनिया, श्रीलंका, कैम्बोडिया और तुर्की और नेपाल, बराबर ना, राइट। तो ध्यान में रखना है। ओके, तो आई थिंक आपको इस पूरी न्यूज़ में अच्छे से समझ में आया होगा। एससीओ की समिट इस बार प्रेसिडेंसी इंडिया संभाल रहा है, इंडिया पहली बार एससीओ के प्रेसिडेंसी संभाल रहा है। उसके अलावा पीएम मोदी जी के द्वारा भाषिनी नेशनल लैंग्वेज प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया एससीओ के अंदर, बराबर ना, राइट। और उसके द्वारा इंडिया के द्वारा प्रपोज भी किया गया इंग्लिश को एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए ग्रुप का। ओके, उसके अलावा हमने भाषिनी के बारे में देखा, भाषिनी कौन सी मीटिंग में डेवलप किया गया, किसके द्वारा सजेस्ट किया गया था। ओके, उसके अलावा ईरान 9th मेंबर बना है, परमानेंट मेंबर बना है ग्रुप का, ध्यान में रखना है। और नेक्स्ट ईयर प्रेसिडेंसी कौन संभालने वाला है? कजाकिस्तान। ओके, राइट, चलो। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि गुजरात गवर्नमेंट ने अभी 6 MOU साइन किया है विद द मैंग्रोव प्लांटेशन अंडर द मिस्टी स्कीम। उसके बारे में बात करते हैं, बराबर ना। कि गुजरात साइन 6 MOUs विद द प्राइवेट इंडस्ट्रीज फॉर मैंग्रोव प्लांटेशन अंडर द मिस्टी स्कीम। ये स्कीम के बारे में बात करते हैं, बराबर ना। तो ये मिस्टी स्कीम के बारे में हमने जून महीने में भी पढ़ा था फ्रेंड्स, और अभी रिसेंटली फिर से ये न्यूज़ में है। मिस्टी स्कीम, मिस्टी का फुल फॉर्म क्या है? मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर shoreline habitats and tangible income ये मिस्टी का फुल फॉर्म है, बराबर ना। मैंग्रोव्स इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम। ये मिस्टी स्कीम लॉन्च की गई थी, उसका मेन ऑब्जेक्टिव था मैंग्रोव्स के कवर को बढ़ाना। मैंग्रोव्स किसको बोलते हैं फ्रेंड्स? कि जो कोस्टल एरिया में जो प्लांटेशन किया जाता है ना, उसको बोलते हैं मैंग्रोव्स। अभी कोस्टल एरिया में प्लांटेशन क्यों करना है? ताकि जो समुद्र के अंदर जो नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं उसका इफेक्ट लैंड सरफेस के ऊपर ना हो, बहुत ही कम हो। लाइक बीपर जो अभी आया था, तो उसका जो लैंड के ऊपर जो इफेक्ट हुआ कच्छ के, बराबर ना, वो इफेक्ट को कम करना है हमको, राइट। इसके लिए मैंग्रोव्स के कवर को बढ़ाना है। तो ये जो मिस्टी स्कीम सरकार के द्वारा लॉन्च की गई थी कि टोटल 9 कोस्टल स्टेट्स हैं और 4 यूनियन टेरिटरीज है कोस्टल एरिया के ऊपर, वहाँ पे मैंग्रोव्स के कवर को बढ़ाना है, राइट। ओके, और ये जो मिस्टी स्कीम के अंडर में ये मैंग्रोव्स के कवर को बढ़ाने के लिए कौन से लोगों का यूज़ किया जाएगा? तो जो लोग मनरेगा के अंडर में काम कर रहे हैं, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये मनरेगा स्कीम के अंडर में काम कर रहे हैं, जहाँ पे 100 डेज़ की गारंटीड जॉब प्रोवाइड की जाती है, बराबर ना। ऐसे लोगों को यहाँ पे काम पे लगाया गया है। और उसके अलावा यहाँ पे जितना भी सेंट्रल गवर्नमेंट का खर्चा होने वाला है, वो पैसा कहाँ से आने वाला है? तो काम्पा फंड से। काम्पा फंड का भी फुल फॉर्म मैंने लास्ट सेशन में समझाया था जून महीने के करंट अफेयर्स के अंदर, कंपेंसेटरी अफॉरेस्टेशन मैनेजमेंट प्लानिंग अथॉरिटी। तो फॉर एग्जांपल अगर कोई इंडस्ट्री कोई
एग्रीकल्चरल लैंड के ऊपर अपना बिजनेस एस्टेब्लिश करती है तो उसको पेनल्टी पे करनी पड़ती है, और गवर्नमेंट ये पेनल्टी का पैसा कौन से फंड में जमा करता है, काम्पा फंड के अंदर। तो काम्पा फंड के पैसों से यहाँ पे मैंग्रोव्स को बढ़ाना है। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो हिस्सा है इस स्कीम का वो इस फंड में से आने वाला है, और मनरेगा के लोगों को यहाँ पे यूज़ करना है। और मेन ऑब्जेक्टिव है 9 स्टेट्स और 4 यूनियन टेरिटरीज़ के अंदर मैंग्रोव्स के कवर को बढ़ाना। और ये जो 9 स्टेट्स है उसमें से एक स्टेट है गुजरात, और अभी रिसेंटली गुजरात ने मिस्ट्री स्कीम के अंडर में मैंग्रोव्स के कवर को बढ़ाने के लिए 6 प्राइवेट इंडस्ट्रीज के साथ MOU साइन किया है, बराबर ना, राइट। तो ये करंट न्यूज़ आपके लिए कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन मिस्ट्री स्कीम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा फ्रेंड्स, बराबर ना। ओके, तो जैसे मैंने आपको समझाया, तो यहाँ पे टोटल 9 स्टेट्स और 4 यूनियन टेरिटरीज के अंदर 2027-28 तक 540 स्क्वायर किलोमीटर एरिया के अंदर मैंग्रोव्स के कवर को बढ़ाना है। और उसमें जितना भी खर्चा होगा उसमें 80% सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी और 20% स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगा, बराबर ना। मतलब सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, बराबर ना, राइट। तो ये ध्यान में रखना है, राइट। और मैंग्रोव कवर इन द गुजरात इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट आफ्टर द वेस्ट बंगाल। तो ये जो प्रोजेक्ट है मिस्ट्री स्कीम के अंदर में, तो वेस्ट बंगाल के बाद सबसे सेकेंड लार्जेस्ट मैंग्रोव कवर कहाँ पे होने वाला है, गुजरात के अंदर, बराबर ना, राइट। अगर मैं गुजरात के बारे में बात करूँ तो चीफ मिनिस्टर है भूपेंद्र पटेल, गवर्नर है आचार्य देवव्रत, बराबर ना, ध्यान में रखना है। चलो हमने नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने अभी रिलीज़ किया है रिपोर्ट ऑन परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 फॉर स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज फॉर 2021-22, बराबर ना, इसके बारे में बात करते हैं। तो एक रिपोर्ट लॉन्च किया गया है परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0, कौन से मिनिस्ट्री के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी के द्वारा, बराबर ना, राइट। तो ये ध्यान में रखना है। और ये इंडेक्स के माध्यम से मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एसेस करती है द परफॉर्मेंस ऑफ द स्कूल एजुकेशन सिस्टम एट द स्टेट और यूनियन टेरिटरी लेवल बाय क्रिएटिंग द इंडेक्स फॉर द कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस। तो यहाँ पे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी अपने अपने राज्य के अंदर किस तरीके से एजुकेशन सिस्टम को चला रहे हैं, किस तरीके से पॉलिसी को फ्रेम कर रहे हैं, राइट। यहाँ पे उनके परफॉर्मेंस का आकलन किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा इस रिपोर्ट के माध्यम से, बराबर ना, राइट। तो यहाँ पे ये परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स के अंदर टोटल 73 इंडिकेटर्स के ऊपर फोकस किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। और फोकस ज़्यादा किया जाता है क्वालिटेटिव असेसमेंट के ऊपर, डिजिटल इनिशिएटिव्स के ऊपर एंड टीचर एजुकेशन के ऊपर। और इट कंप्राइजेस ऑफ 1000 पॉइंट्स अक्रॉस 73 इंडिकेटर्स ग्रुप इनटू द 2 कैटेगरीज, आउटकम्स एंड गवर्नेंस मैनेजमेंट, बराबर ना। तो 2 मेन कैटेगरी आउटकम्स और गवर्नेंस मैनेजमेंट के अंदर टोटल 73 इंडिकेटर्स को डिवाइड किया गया है, और टोटल 1000 पॉइंट्स यहाँ पे दिए जाते हैं स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को, बराबर ना, राइट। दिस कैटेगरीज आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 6 डोमेन्स। ये जो 2 कैटेगरी है आउटकम और गवर्नेंस मैनेजमेंट, उसको 6 और डोमेन में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से 6 डोमेन के अंदर, लर्निंग आउटकम, एक्सेस, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज़, इक्विटी, गवर्नेंस प्रोसेस, टीचर्स एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। मतलब स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ये 6 डोमेन के अंदर कैसा काम कर रहे हैं, लर्निंग आउटकम्स, एक्सेस ऑफ एजुकेशन, कितने लोगों को एक्सेस हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी कैसी है, इक्विटी, पैसा कितना डिवाइड किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा एजुकेशन के ऊपर, गवर्नेंस प्रोसेस और टीचर्स एजुकेशन ट्रेनिंग के ऊपर कैसे काम किया जा रहा है। तो इस 6 डोमेन के ऊपर यहाँ पे आकलन किया जाता है मिनिस्ट्री के द्वारा पर्टिकुलर स्टेट और यूनियन टेरिटरी के लेवल पे, बराबर ना, राइट। ये जो ऑब्जेक्टिव है परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स को लॉन्च करने का ये मिनिस्ट्री का, टू प्रॉपरली ट्रैक द प्रोग्रेस ऑफ द स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज, टू propel the states and यूनियन टेरिटरीज towards the undertaking the multi-pronged interventions to bring optimal education outcomes covering the all dimensions, to help the states or यूनियन टेरिटरीज to pinpoint the gaps and accordingly prioritize the areas which needs the improvement, बराबर ना। तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट्स को एक दूसरे की इम्प्लीमेंटेशन को दिखा के कंपेयर करके बेस्ट प्रैक्टिस को इम्प्लीमेंट करने को बोला जाता है, सिंपल, बराबर ना, राइट। ओके,
अब ये परफॉर्मेंस रेटिंग इंडेक्स के अंदर जो रैंकिंग है स्टेट और यूनिटरीज का जो मिनिस्ट्री की द्वारा प्रोवाइड किया जाता है वो थोड़ा सा अलग है, ध्यान में रखना है। यहाँ पे जो सबसे अच्छा परफॉर्म करता है उसको कौन से कैटेगरी में डाला जाता है, दक्ष कैटेगरी में, बराबर ना। जिसका स्कोर 941 से 1000 के बीच में आता है उसको दक्ष कैटेगरी में, जिसका स्कोर 881 से 940 के बीच में आता है उसको उत्कर्ष कैटेगरी में, जिसका स्कोर 821 टू 880 के कैटेगरी में आता है उसको अति उत्तम कैटेगरी में, 761 टू 820 के बीच में जो स्कोर आता है उसको उत्तम कैटेगरी में, 701 से 760 के बीच में प्रचेष्टा 1, 641 टू 700 के बीच में प्रचेष्टा 2, 580 से 640 के बीच में प्रचेष्टा 3, 520 से 580 के बीच में आकांक्षी 1, 460 से 520 के बीच में आकांक्षी 2 और 401 से 460 के बीच में आकांक्षी 3। तो ये सबसे टॉप ग्रेड है दक्ष और सबसे लिस्ट ग्रेड है आकांक्षी 3, ध्यान में रखना है, बराबर ना, राइट। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि टॉप के 5 ग्रेड के अंदर कोई भी राज्य या तो फिर कोई भी यूनिट शामिल नहीं है, और जो सबसे टॉप पे है वो प्रचेष्टा 2 कैटेगरी में है, और वो भी कौन से 2 राज्य हैं, चंडीगढ़ और पंजाब, ध्यान में रखना है। तो सबसे टॉप के जो दक्ष, उत्कर्ष, अति उत्तम, उत्तम, प्रचेष्टा 1, ये सब में कोई भी स्टेट्स और कोई भी यूनिट शामिल नहीं है। मतलब मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग जो मिनिस्ट्री के द्वारा स्टैंडर्ड सेट किया गया है, बराबर, ऐसा कोई भी परफॉर्म नहीं कर रहा है कि जो टॉप 4 ग्रेड में शामिल हो सके, बराबर ना। तो यहाँ पे जो राज्य जिन्होंने टॉप किया है वो कौन सी कैटेगरी में है, प्रचेष्टा 2, चंडीगढ़ और पंजाब के द्वारा टॉप किया गया, ध्यान में रखना है, बराबर ना, राइट। सबसे ज़्यादा अगर आपको पूछा जाए सबसे ज़्यादा ये परफॉर्मेंस रेटिंग इंडेक्स के अंदर सबसे ज़्यादा स्कोर किसके द्वारा किया गया, चंडीगढ़ के द्वारा 659, पंजाब के द्वारा 647 स्कोर किया गया, दिल्ली 636 के ऊपर अंदर तीसरे नंबर पे है, केरला 609 के ऊपर 4th नंबर पे है, और हमारा जो गुजरात है, बराबर ना, 599 के ऊपर 4th नंबर पे है, बराबर ना, सॉरी 5th नंबर पे है, राइट। प्रचेष्टा 3 कैटेगरी में, ओके। अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो इंडिया के अंदर टोटल 14.9 लाख स्कूल्स हैं, 95 लाख टीचर्स हैं एंड नियरली 26.5 करोड़ स्टूडेंट्स फ्रॉम डाइवर्स सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स। द इंडियन एजुकेशन सिस्टम स्टैंड्स एज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट। India adopted the Sustainable Development Number Goal number 4 in 2015, quality education along with the global education डेवलपमेंट एजेंडा, बराबर ना। तो इंडिया के द्वारा भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 4 क्वालिटी एजुकेशन एडॉप्ट किया गया 2015 के अंदर, और उसको अचीव करने के लिए इंडिया काम कर रहा है, राइट, ओके, बराबर। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 4 वो उसका एम क्या है, टू इंश्योर द इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन एज वेल एज द प्रमोट द लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल बाय 2030, बराबर ना, राइट। अगर मैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की बात करूँ तो हम उसके मिनिस्टर कौन है फ्रेंड्स, धर्मेंद्र प्रधान, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट अन्नपूर्णा देवी, डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह और डॉक्टर सुभाष सरकार है, बराबर ना। तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ में समझ में आया होगा परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स कौन लॉन्च करता है, राइट, कौन कौन से पैरामीटर्स को ध्यान में रखा जाता है, कौन कौन से रैंक्स है यहाँ पे, और सबसे टॉप किसके द्वारा किया गया वो आपको ध्यान में रखना है, बराबर ना, ओके। ओके, हमारे नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली प्रोडक्ट डिज़ाइन सेंटर का उद्घाटन किया गया कोलकाता के अंदर, और एक ग्रीन एक्स फैसिलिटी लॉन्च किया गया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सपोर्टेड प्रोजेक्ट्स के ऊपर, बराबर ना। इसके बारे में बात करते हैं, ओके। तो हमारे जो भुवनेश कुमार एडिशनल सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उनके द्वारा उद्घाटन किया गया प्रोडक्ट डिज़ाइन सेंटर सेटअप एट द सेंटर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, कोलकाता, वेस्ट बंगाल। तो जो सीडेक का जो हेड क्वार्टर है वेस्ट बंगाल के अंदर, बराबर ना, तो उसके कैंपस के अंदर एक प्रोडक्ट डिज़ाइन सेंटर लॉन्च किया गया है, ओके। देखो, सेंटर ऑफ एक्सेलेंस क्या होता है फ्रेंड्स, कि जहाँ पे आपको रिसर्च करने के लिए फैसिलिटी मिलती है। इंक्यूबेशन सेंटर क्या होता है कि जहाँ पे आपने कोई चीज़ ऑलरेडी बना रखी है लेकिन उसको कॉमर्शलाइज करने के लिए उसको जो टेस्टिंग करनी पड़ती है वो टेस्टिंग करने के लिए फैसिलिटी मिलती है। और एक प्रोडक्ट डिज़ाइन सेंटर क्या होता है कि आप कोई भी चीज़ का डिज़ाइन यहाँ पे कर सकते हो, आपको सभी फैसिलिटी मिलती है यहाँ पे डिज़ाइन करने की, सिमुलेशन करने की सभी फैसिलिटी मिलती है, राइट।
तो प्रोडक्ट डिज़ाइन सेंटर अभी उद्घाटन किया गया उसका, कहाँ पे, सीडेक का जो हेडक्वार्टर है वेस्ट बंगाल के अंदर, कलकत्ता के अंदर, वहाँ पे, राइट। ओके, उसके अलावा इसी ओकेशन के ऊपर ग्रेन एक्स का इनोग्रेशन किया गया है। अब ये ग्रेन एक्स क्या है? ग्रेन एक्स एक अपीयरेंस बेस्ड डिटेक्शन सिस्टम है थ्रू मशीन विजन टेक्नोलॉजी फॉर पल्सेस डेवलप अंडर द नेशनल प्रोग्राम ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस इन एग्रीकल्चर एंड एनवायरमेंट एज वेल एज इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, द इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, न्यू दिल्ली। ओके, और इसी ओकेशन के ऊपर एक ग्रेन एक्स करके एक इक्विपमेंट का लॉन्चिंग किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा। तो ये ग्रेन एक्स क्या है फ्रेंड्स? तो एक अपीयरेंस बेस्ड ई क्वालिटी डिटेक्शन सिस्टम है। ई क्वालिटी डिटेक्शन सिस्टम का मतलब क्या हो गया? ये इक्विपमेंट का यूज़ करके आप क्वालिटी को डिटेक्ट कर सकते हो, लेकिन इलेक्ट्रॉनिकल माध्यम से। मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे ग्रेन एक्स सिस्टम के अंदर जो 14 पल्सेस डेवलप किए गए हैं, स्पेसिफिकली 14 पल्सेस डेवलप किए गए हैं, पल्सेस कठोर, बराबर ना। ये 14 पल्सेस फॉर एग्जांपल आपने एक फार्मर ने यहाँ पे ग्रो किए और वो फार्मर उसका पिक्चर खींच के, फॉर एग्जांपल किसी को जिसको ये पल्सेस उसको बेचने हैं, अगर वो जस्ट उसका पिक्चर खींच के उसको पिक्चर फॉरवर्ड कर दें, उसका पिक फॉरवर्ड कर दें, तो जो बैठा है सामने, जो वो पल्सेस को ख़रीदने वाला है, उसको पिक के माध्यम से ये पल्सेस की क्वालिटी के बारे में पता चल जाएगा, बराबर ना। मतलब क्वालिटी डिटेक्शन सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिकली क्वालिटी डिटेक्शन सिस्टम, पिक्चर के अंदर से आप चीज़ की क्वालिटी को डिटेक्ट कर सकते हो, बराबर ना। तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, नेशनल प्रोग्राम ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस इन एग्रीकल्चर एनवायरनमेंट। और इसी प्रोग्राम के अंडर में टोटल 14 पल्सेस को डेवलप किया गया है, और ये 14 पल्सेस को इलेक्ट्रॉनिकली क्वालिटी डिटेक्ट करने के लिए एक सिस्टम लॉन्च किया गया है, ग्रेन एक्स, बराबर ना, राइट। तो ये ग्रेन एक्स फैसिलिटी और प्रोडक्ट डिज़ाइन सेंटर को अभी इनोग्रेट किया गया मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा, राइट। आई थिंक आपको इस न्यूज़ में समझ में आया होगा फ्रेंड्स। ओके, तो जैसे मैंने आपको बताया ग्रेन एक्स इट इज़ एन अपीयरेंस बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक क्वालिटी डिटेक्शन सिस्टम फॉर 14 टाइप्स ऑफ द पल्सेस। It would bring about a transformative change in the national agriculture market for quality based pricing. Over 1200 नाम कनेक्टेड मार्केट्स विल बी बेनिफिटेड। अभी देखो ये जो नाम है, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, ये नाम मैंने आपको पहले भी करंट अफेयर्स के लेक्चर में समझाया है फ्रेंड्स, कि ये नाम जैसे पहले क्या होता था कि अगर कोई फार्मर को अपने सामान को बेचना है तो उसको उसके नज़दीक की मंडी में जाना पड़ता था, बराबर ना, APMC में जाना पड़ता था। लेकिन हम जस्ट बोलते हैं नज़दीक की, कभी कभार फार्मर्स बहुत रिमोट एरिया में रहते हैं, तो जो APMC मंडी होती है वो भी 100 किलोमीटर दूर होती है, उसकी नज़दीक की APMC मंडी भी 100 किलोमीटर दूर होती है, राइट। तो फार्मर का जो लॉजिस्टिक का खर्चा ही बहुत ज़्यादा हो जाता है, राइट। इसके लिए यहाँ पे हर एक डिस्ट्रिक्ट में, ऑलमोस्ट हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर नाम डेवलप किया गया है। फार्मर्स को जस्ट वहाँ पे जाके अपने सामान को एनरोल करवा देना है। जैसे वो अपने सामान को एनरोल करवाएगा नाम के ऊपर, तो पूरे देश के व्यापारी को यहाँ पे फार्मर्स के द्वारा क्या अपलोड किया गया है, मतलब क्या बनाया गया है, वो कितना प्राइस लेना चाहता है, बराबर, वो सभी चीज़ों के बारे में पता चल जाता है। और उसके यहाँ ये जो नाम प्लेटफॉर्म जैसे फार्मर्स को बेनिफिट कर रहा था, उसी तरीके से अभी व्यापारी इसको भी बेनिफिट करेगा। कैसे? कि फार्मर ने जो अपलोड किया है अपना सामान यहाँ पे, बराबर ना, कि उसका क्वालिटी कैसा है उनको वहाँ पे बैठे बैठे पता चल जाएगा, बराबर ना, इलेक्ट्रॉनिकल माध्यम से, बराबर ना। कौन से सिस्टम से? ग्रेन एक्स सिस्टम से, बराबर ना। आई थिंक आपको इस न्यूज़ में समझ में आया होगा फ्रेंड्स। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स, अभी रिसेंटली GST काउंसिल की मीटिंग हुई थी, उसके बारे में बात करते हैं, बराबर ना। तो अभी हाइलाइट्स ऑफ 50th मीटिंग ऑफ GST काउंसिल जो न्यू दिल्ली के अंदर हुई थी उसके बारे में बात करें तो GST काउंसिल की 50th मीटिंग हुई थी। और ये GST काउंसिल की मीटिंग के चेयरमैन कौन होते हैं? निर्मला सीतारमण, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, बराबर ना, वो होते हैं, राइट।
तो इसके बारे में बात करते हैं। ओके, अभी ये न्यूज़ में आपके लिए समझने लायक है कि जीएसटी काउंसिल की अगर बात करूँ तो ये जीएसटी काउंसिल की जो मीटिंग है उसके चेयरमैन होते हैं हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण हैं जो अभी, राइट। और ये जो मीटिंग है वो हर 3 महीने के अंदर एक बार होती है, बराबर क्वार्टरली बेसिस के ऊपर होती है। और जीएसटी काउंसिल का काम क्या है, उसका काम है जीएसटी रेट को डिसाइड करना कि कौन सी चीज़ के ऊपर कितना जीएसटी रेट लगाया जाए। उसके अलावा जीएसटी स्लैब्स को भी डिसाइड करने का काम जीएसटी काउंसिल का है। जीएसटी स्लैब्स अभी कौन कौन से स्लैब चल रहे हैं, 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। तो ये जीएसटी स्लैब्स को भी डिसाइड करने का काम किसका है, जीएसटी काउंसिल का है। उसके अलावा कौन सी चीज़ों के ऊपर जीएसटी लगाया जाए और कौन सी चीज़ों के ऊपर जीएसटी न लगाया जाए वो भी डिसाइड करने का काम किसका है, जीएसटी काउंसिल का है। फॉर एग्जांपल अभी हमारे देश में 5 चीज़ों के ऊपर जीएसटी नहीं लग रहा है। कौन कौन से 5 चीज़ों के ऊपर, पेट्रोल, डीजल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, नेचुरल गैस और अल्कोहल। अभी मैं पूरे अल्कोहल को तो ऐड नहीं कर सकता यहाँ पे, लेकिन जो अल्कोहल लीकर बनाने में यूज़ होता है, जो अल्कोहल का उपयोग लीकर बनाने में यूज़ होता है, उस अल्कोहल के ऊपर अभी भी जीएसटी नहीं लगता है, बराबर ना। लेकिन जो अल्कोहल का उपयोग फ्रेगमेंटेशन इंडस्ट्री के अंदर हो रहा है स्प्रे वगैरह बनाने के लिए, तो उसके ऊपर जीएसटी लगता है, राइट। तो पूरा अल्कोहल जीएसटी से बाहर नहीं है, लेकिन जो अल्कोहल का उपयोग लीकर बनाने के लिए यूज़ होता है उस अल्कोहल के ऊपर जीएसटी नहीं लगता। और असल में ये जो बाकी के 4 प्रोडक्ट्स हैं, पेट्रोल, डीजल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, नेचुरल गैस, ये 4 चीज़ों के ऊपर जीएसटी कब लगेगा, कब से शुरू होगा, वो कौन डिसाइड करेगा, जीएसटी काउंसिल। लेकिन ये अल्कोहल जो लीकर बनाने के लिए यूज़ हो रहा है उसके ऊपर जीएसटी अभी भी नहीं लग रहा है और कभी भी नहीं लगेगा। जीएसटी काउंसिल भी उसको जीएसटी के स्लैब में नहीं डाल सकती। क्यों? क्योंकि जब जीएसटी पार्लियामेंट में पास किया था तब सभी राज्य सरकार का एक ही अपोज था कि आप सभी के ऊपर जीएसटी लगाओ, लेकिन अल्कोहल जो लीकर बनाने के लिए यूज़ होता है उसके ऊपर जीएसटी मत लगाओ। क्योंकि आपको पता है फ्रेंड्स कि जीएसटी नहीं था तब 2 टाइप के टैक्स लगते थे, एक तो एक्साइज ड्यूटी और एक वैल्यू एडेड टैक्स। एक्साइज ड्यूटी प्रोडक्शन के ऊपर लगाया जाता था और वैल्यू एडेड टैक्स सेल्स के ऊपर लगाया जाता था। एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करता था और वेट स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करता था, राइट, ओके। लेकिन अल्कोहल जो लीकर बनाने के लिए यूज़ होता था और अभी भी होता है, उसके ऊपर जो एक्साइज ड्यूटी है वो भी स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती है और वेट भी स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करता है, बराबर ना। मतलब ये दोनों टैक्सेस कौन कलेक्ट करता है, स्टेट गवर्नमेंट, अल्कोहल जो लीकर बनाने के लिए यूज़ होता है उसके ऊपर। तो अगर उसके ऊपर जीएसटी लग जाए तो आपको पता है कि जीएसटी के अंदर 50-50% बांटा जाता है, सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो ये जो पूरा 100% टैक्स स्टेट गवर्नमेंट के पास था वो उसमें से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता। इसके लिए यहाँ पे जब जीएसटी पार्लियामेंट में पेश हो रहा था, जब पार्लियामेंट में पास करना था, तब राज्य सरकार का एक ही अपोजमेंट था कि भाई हम तभी पास होने देंगे जब आप ये काम करोगे। तो इसके लिए कमिटमेंट करके रखा है कि भाई अल्कोहल जो लीकर बनाने के लिए यूज़ होता है उसके ऊपर कभी भी जीएसटी नहीं लगेगा, बराबर ध्यान में रखना है। और इस बार की अगर मैं जीएसटी काउंसिल की मीटिंग की बात करूँ तो ये 50th नंबर की मीटिंग थी और यहाँ पे कुछ चीज़ों के ऊपर जीएसटी बढ़ाया गया है, लाइक ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर, हॉर्स रेसिंग के ऊपर, राइट, और कैसीनोज के ऊपर। तो ये जो 3 स्पोर्टिंग इवेंट है उसके ऊपर पहले 18% जीएसटी लगता था, अभी कितना लगेगा, 28% जीएसटी लगेगा। एक माइनर चेंज किया गया है, बस आपको इतना ध्यान में रखना है, बराबर ना। आई थिंक आपको इस न्यूज़ में समझ में आया होगा फ्रेंड्स। चलो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स, अभी रिसेंटली मनोज आहूजा ने लॉन्च किया भारत कैंपेन फॉर मोबिलाइजेशन ऑफ द फंड्स थ्रू द बैंक्स, उसके बारे में बात करते हैं। तो मनोज आहूजा जो हमारे सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के, उन्होंने वर्चुअली लॉन्च किया है एक न्यू कैंपेन फॉर बैंक्स अंडर द एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड
टाइटल भारत कैंपेन, बैंक्स हेराल्डिंग एक्सीलेटर रूरल एंड एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन टू मोबिलाइज द फंड्स फ्रॉम द बैंक्स। ये 1 महीने का कैंपेन है जहाँ पे बैंकों को टारगेट दिया गया है कि भाई आपको 7,200 करोड़ डिसबर्स करना है। अभी क्यों करना है, कैसे करना है, उसके बारे में बात करते हैं, बराबर ना, राइट। अभी ये जो भारत कैंपेन है ना, वो लॉन्च किया गया है अंडर द एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम के अंडर में। अब ये जो, अगर मैं एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम की बात करूँ तो इट इज़ अ फाइनेंसिंग फैसिलिटी लॉन्च ऑन 8 जुलाई 2020 फॉर क्रिएशन ऑफ द पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कम्युनिटी फार्म एसेट्स। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम लॉन्च की गई है। इस स्कीम के अंडर में यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर्स वेलफेयर के द्वारा बोला गया है, बैंकों को बोला गया है कि भाई आपको है ना फार्मर्स को लोन देना है। कितने लाख करोड़ तक का लोन आप देख सकते हो इस स्कीम के अंडर में, 1 लाख करोड़ तक का लोन आपको देना है। कब तक देना है, 2025-26 तक। ये स्कीम कब लॉन्च की गई थी, 2020 के अंदर, बराबर ना, राइट। तो ये 6 साल के अंदर आपको 1 लाख करोड़ का लोन देना है। किसके लिए कि तो अगर फार्मर्स को पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी बनानी है उसके लिए। नॉर्मली बैंक्स फार्मर्स को लोन नहीं देते क्योंकि उनकी इनकम कम होती है। बैंक्स को थोड़ा सा रिस्क लगता है कि भाई वो वापस पैसा लौटाएंगे कि नहीं लौटाएंगे। इसके लिए यहाँ पे मिनिस्ट्री के द्वारा एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम के अंडर में बैंकों को गारंटी प्रोवाइड की गई है कि भाई आप लोग इनको लोन दीजिए अगर उनको ये चीज़ बनानी है तो, और अगर वो लोग आपको पैसा वापस नहीं लौटाएंगे तो हम आपको पैसा वापस लौटाएंगे, बराबर ना, राइट। तो ये स्कीम 2020 के अंदर लॉन्च की गई थी जहाँ पे बैंकों को क्रेडिट गारंटी प्रोवाइड की गई है, बराबर ना, कि भाई अगर फार्मर्स आपको पैसा वापस नहीं लौटाएंगे तो मिनिस्ट्री पैसा आपको वापस लौटाएगा, सिंपल, बराबर ना, राइट। और यहाँ पे उन लोगों को आपको इंटरेस्ट सबवेंशन भी देना है, मतलब ब्याज में माफ़ी भी देना है, बराबर ना, राइट। ओके, तो ये 1 लाख करोड़ का टारगेट है 2025-26 तक का। और ये जो भारत कैंपेन लॉन्च किया गया है वो, उस कैंपेन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम को थोड़ा सा बूस्टिंग देना। तो ये टोटल 6 साल का स्कीम है और बीच में 1 महीने का एक कैंपेन लॉन्च किया गया है। और ये 1 महीने में बैंकों को बोला गया कि भाई आपको कितना डिसबर्स करना है, 7,200 करोड़ डिसबर्स करना है, राइट, सिंपल। तो आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा, राइट, ओके। तो भारत कैंपेन का फुल फॉर्म ध्यान में रखना है, बैंक हेराल्डिंग एक्सीलेटर रूरल एंड एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन। ये भारत कैंपेन एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम के अंडर में लॉन्च किया गया है। ये 1 महीने का कैंपेन है, राइट, जहाँ पे बैंकों को बोला गया है कि आपको इस स्कीम के अंडर में 1 लाख करोड़ तो टोटल आपको डिस्पर्स करना है, लेकिन इस 1 महीने में कितना करना है, 7,200 करोड़, सिंपल, बराबर ना, ओके। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स, इंडियाज़ फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज़ एंकर इंट्रोड्यूस बाय द OTV इन ओडिशा, उसके बारे में बात करते हैं। तो ओडिशा टेलीविजन लिमिटेड एंड ओडिया बेस्ड ब्रॉडकास्ट एंड डिजिटल मीडिया कंपनी इन ओडिशा इंट्रोड्यूस इंडियाज एंड ओडिशाज फर्स्ट रीजनल मल्टीलिंगुअल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज़ एंकर, उसका नाम है लीजा, इन अ सेरेमनी हेल्ड इन द भुवनेश्वर ओडिशा। तो इंडिया का पहला और ओडिशा का भी पहला रीजनल मल्टी लैंग्वेज, ये जो न्यूज़ एंकर है, एक तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज़ एंकर है और वो मल्टी लैंग्वेज बोल रहा है। और ऐसा न्यूज़ एंकर पहली बार इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया है, उसका नाम क्या है, लीजा। और ये कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है, तो ओडिशा टेलीविज़न लिमिटेड के द्वारा लॉन्च किया गया है, एक ऑनलाइन न्यूज़ चैनल है उसके ऊपर, बराबर मैंने ध्यान में रखना है। सिंपल 1 आवर क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैंने कवर किया है, ओके। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अगेन ओडिशा की न्यूज़ है। ओडिशा कैबिनेट ने भी अप्रूव किया अमा ओडिशा नवीन ओडिशा स्कीम टू ऑगमेंट द रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रिजर्व द जगन्नाथ कल्चर। तो एक्चुअली यहाँ पे ओडिशा कैबिनेट जो चेयर किसके द्वारा क्या होता है, वहाँ के जो CM है नवीन पटनायक, उनके द्वारा अप्रूवमेंट दिया गया है अमा ओडिशा नवीन ओडिशा स्कीम टू टेक द मेजर्स टू इनहेंस द रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को इन्हेंस करने के लिए यहाँ पे अमा ओडिशा नवीन ओडिशा स्कीम लॉन्च की गई है। इस स्कीम के पीछे टोटल 4,000 करोड़ का बजट प्रोविज़न किया गया है और ये 4,000 करोड़ के अंदर हर एक
ग्राम पंचायत को 50 लाख रुपया दिया जाएगा अपने एरिया को डेवलप करने के लिए। सिंपल, बराबर ना, राइट। ओके, उसके अलावा उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा एक और अप्रूवमेंट दिया गया है। तो उड़ीसा कैबिनेट ऑल्सो अप्रूव द इंक्लूजन ऑफ द कोई लैंग्वेज इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू इंक्लूड द सेवरल बेनिफिट्स फॉर द कांध ट्राइब्स ऑफ द ओडिशा। तो जो कांध ट्राइब्स है ओडिशा के, जो वो लोग जो लैंग्वेज बोल रहे हैं कोई लैंग्वेज, उनको 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर शामिल करने की बात की है और इसको अप्रूवमेंट दिया गया उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा, बराबर ना। उसका बेनिफिट क्या होगा? तो इट विल हेल्प इन प्रिजर्वेशन, प्रमोशन एंड प्रोपोगेशन ऑफ द कोई लैंग्वेज एंड कल्चर। Activities such as the publication, creation of the content and recognition will get momentum. Create an ecosystem to facilitate the research and studies anchored around the preservation, promotion and propagation of the Koi language. More than 7 lakh Koi language जो पर्सन है उनको बेनिफिट होगा फ्रॉम दिस डिसीजन। और कैबिनेट डिसीजन टू रिकमेंड द इंक्लूजन ऑफ द कोई लैंग्वेज इन द 8th शेड्यूल विल हैव नो फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस, बराबर ना, राइट। तो ये ध्यान में रखना है। अगर मैं ओडिशा की बात करूँ तो चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक है। गवर्नर कौन है फ्रेंड्स? गणेशी लाल। और फेस्टिवल यहाँ पे राजा प्रभा, रथ यात्रा जैसे फेस्टिवल्स यहाँ पे सेलिब्रेट किए जाते हैं, बराबर ना, ओके। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स के बारे में, इसके बारे में बात करते हैं। तो अभी रिसेंटली टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स लॉन्च की गई है, बराबर ना, और ये हर साल लॉन्च की जाती है संस्था के द्वारा। और अगर मैं यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स की बात करूँ जो टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा लॉन्च किया गया है, उसमें हमारी जो महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी है वो देश की सबसे टॉप यंग यूनिवर्सिटी अनाउंस हुई है, बराबर ना। और ग्लोबल लेवल पे उसका रैंक कौन सा आया है? 77। तो इस न्यूज़ के बारे में बात करते हैं, बराबर ना, राइट। तो सबसे पहले तो ये यहाँ पे यंग यूनिवर्सिटी को रैंकिंग प्रोवाइड किए गए। तो सबसे पहले तो यंग यूनिवर्सिटी किसको बोलते हैं? तो जो यूनिवर्सिटीज़ को एस्टेब्लिश हुए 50 साल से ज़्यादा समय नहीं हुआ है उन यूनिवर्सिटीज़ को बोलते हैं यंग यूनिवर्सिटीज़, बराबर ना। तो अभी 2023 चल रहा है, तो जो यूनिवर्सिटीज़ के एस्टेब्लिशमेंट 1973 के बाद हुआ है ऐसी यूनिवर्सिटीज़ का यहाँ पे आकलन किया गया है। टोटल 605 यूनिवर्सिटीज़ को यहाँ पे सर्वे किया गया है और उसमें से इंडिया की कितनी यंग यूनिवर्सिटी शामिल हुई है? 45, ध्यान में रखना है, बराबर ना, राइट। 2022 के अंदर 539 यूनिवर्सिटीज़ को रैंक दिया गया था और उसमें इंडिया की 40 इंस्टीट्यूट से और इस बार 45 है, राइट, ध्यान में रखना है, ओके। अगर मैं इंडियन टॉप यंग यूनिवर्सिटीज़ की बात करूँ तो इंडिया में सबसे टॉप यंग यूनिवर्सिटी कौन सी है? महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी 77th रैंक है। JSS एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन रिसर्च 79 नंबर पे। शूलिनी यूनिवर्सिटी ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी 91 नंबर पे। अलगपुर यूनिवर्सिटी 101 से 150 के रेंज में है और IIT इंदौर 101 से 150 के रेंज में है, ध्यान में रखना है, बराबर ना, राइट। और अगर मैं वर्ल्ड लेवल पे सबसे टॉप यंग यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो नैनांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी सिंगापुर की 1st नंबर पे। हांगकांग यूनिवर्सिटी ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी 2nd नंबर पे है। पेरिस साइंस इट लेटर्स PSL रिसर्च यूनिवर्सिटी पेरिस 3rd नंबर पे है। हांगकांग यूनिवर्सिटी 4th नंबर पे और इरास्मस यूनिवर्सिटी रोटरडम 5th नंबर पे है, ध्यान में रखना है, बराबर ना, ओके। अगर मैं टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ की बात करूँ उसमें से टॉप 10 में से 3 इंस्टीट्यूशंस हांगकांग के हैं और फ्रांस इज़ अ मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव कंट्री इन द टॉप 20, बराबर ना। और इटली की जो ह्यूमैनिटीज़ यूनिवर्सिटी है वो इज़ अ हाईएस्ट न्यू एंट्री इन द रैंकिंग। डायरेक्टली कौन से नंबर पे आया है? 29th प्लेस पे, पहली बार एंट्री लगाया है और डायरेक्टली 29th प्लेस पे आया है, बराबर ना, राइट। तुर्की लीड्स एज अ मोस्ट रिप्रेजेंटेड नेशन विद द 47 इंस्टीट्यूशंस। सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ का ये जो सर्वे किया गया है, रैंकिंग दिया गया है 609 यूनिवर्सिटीज़ को, उसमें सबसे ज़्यादा कहाँ की? तुर्की की है। और दूसरे नंबर पे इंडिया 45 और ईरान 39 यूनिवर्सिटीज़, बराबर ना, राइट। Australia is top performing nation for the first time in the 5 years while the UAE has shown a greater rate of the improvement, बराबर ना, राइट। तो यहाँ पे ध्यान में रखना है। तो यंग यूनिवर्सिटीज़ रैंकिंग्स के अंदर सबसे ज़्यादा टॉप परफॉर्मिंग नेशन कौन रहा है? ऑस्ट्रेलिया
बराबर ना, और यूएई हैज़ शोन ए ग्रेटर रेट ऑफ इम्प्रूवमेंट, बराबर ना। ओके ओके टाइम्स हायर एजुकेशन की ये जो वर्ल्ड यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स की अगर बात करूँ तो ये टोटल 1799 ऑलमोस्ट 98 यूनिवर्सिटीज़ का यहाँ पे सर्वे किया गया है 104 कंट्रीज़ के अलग अलग, बराबर ना, और 13 परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के ऊपर यहाँ पे उनका आकलन किया गया है। और यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ को किस तरीके से जज किया जाता है, तो टीचिंग, रिसर्च, नॉलेज ट्रांसफ़र एंड इंटरनेशनल आउटलुक टू प्रोवाइड द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव एंड बैलेंस कॉम्बिनेशंस अवेलेबल, बराबर ना। तो ये फैक्टर्स के ऊपर उनका आकलन किया जाता है। और अगर मैं टाइम्स हायर एजुकेशन की बात करूँ तो लंदन यूके के अंदर उसका हेडक्वार्टर है, 1971 के अंदर इसको एस्टैब्लिश किया गया था, बराबर ना, राइट। ओके तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ में समझ में आया होगा फ्रेंड्स। ओके हमारे नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली गोवा गवर्नमेंट के द्वारा 3 MOU साइन किए हैं। किसके द्वारा, किसके साथ, क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर द माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज, पेटीएम एंड इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, बराबर ना। तो ये 3 MOU के अंदर हमारे लिए ये MOU बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बात करते हैं, बराबर ना। ओके एक्चुअली गोवा गवर्नमेंट के द्वारा एक स्कीम लॉन्च की गई है, मुख्यमंत्री सरल उद्योग सहाय योजना, मुख्यमंत्री सरल उद्योग सहाय योजना। अभी इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए गोवा गवर्नमेंट ने एक संस्था के साथ पार्टनरशिप की है। संस्था का फुल नेम क्या है, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज। क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर द माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज, इसके साथ गोवा गवर्नमेंट के द्वारा पार्टनरशिप की गई है टू इम्प्लीमेंट द मुख्यमंत्री सरल उद्योग सहायता योजना। अभी ये क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज क्या है उसके बारे में देखते हैं। तो एक्चुअली अगर आपको पता हो फ्रेंड्स कि आत्मनिर्भर पैकेज जब कोरोना समय में लॉन्च किया गया था 2 लाख करोड़ का शुरुआत में, अभी तो 5 लाख करोड़ का हो गया है। तो यहाँ पे इस पैकेज के अंडर में एक स्कीम थी कि भाई माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज को ज़्यादा से ज़्यादा लोन प्रोवाइड करना है, क्योंकि कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से उनका बिजनेस एकदम ठप हो गया था। तो उनको बैंक लोन देने के लिए कतरा रही थी, क्यों, क्योंकि उनका इनकम ही नहीं हो रहा था। तो अगर फॉर एग्जांपल अगर बैंक उनको लोन देगी तो वो उसका रीपेमेंट कैसे कर पाएंगे, राइट। तो यहाँ पे ये MSMEs को सपोर्ट करने के लिए सरकार के द्वारा एक ट्रस्ट बनाया गया है, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर द माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज। ये ट्रस्ट सरकार क्या करती है, बजट के अंदर इस फंड में पैसा डालती है। और ये फंड क्या करता है, वो बैंकों को गारंटी प्रोवाइड करता है कि भाई इस साल का सरकार का बजट इतना है कि भाई हमको MSMEs के ऊपर इतना काम करना है, MSMEs को इतना डेवलप करना है, इसके लिए आपको इतना पैसा तो देना ही पड़ेगा MSMEs को। तो बैंकों को बोला जाता है कि भाई आप MSMEs को पैसा दीजिए, अगर वो लोग डिफ़ॉल्ट करते हैं तो उनके बदले में हम आपको पैसा देंगे, लेकिन आप उनको पैसा दीजिए, सिंपल। तो इसके लिए एक ट्रस्ट बनाया गया है, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर द माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज, जहाँ पे सरकार पैसा डालती है, राइट, हर साल बजट के अंदर, और उसी पैसे में से फिर गारंटी दी जाती है बैंकों को कि अगर वो लोग डिफ़ॉल्ट करेंगे तो हम आपको प्रोवाइड करेंगे, सिंपल। तो सेंट्रल लेवल पे तो MSMEs को सपोर्ट करने के लिए ये स्कीम चली रही है, लेकिन गोवा गवर्नमेंट अपने राज्य के जो MSMEs हैं उनको और ज़्यादा लोन प्रोवाइड करना चाहती है, इसके लिए बैंकों को और ज़्यादा सिक्योर करना चाहती है। तो गोवा ने बोला है कि भाई क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर द माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज के माध्यम से तो आपको गारंटी मिल ही रहे हैं, हम थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा गारंटी प्रोवाइड करेंगे। इसके लिए गोवा ने उसके साथ पार्टनरशिप की है। कौन सी योजना को इम्प्लीमेंट करने के लिए, मुख्यमंत्री सरल उद्योग सहायता योजना को इम्प्लीमेंट करने के लिए, ध्यान में रखना है। आई थिंक आपको इस न्यूज़ में समझ में आया होगा फ्रेंड्स। अगर मैं गोवा की बात करूँ तो गोवा के चीफ मिनिस्टर कौन है, प्रमोद सावंत, गवर्नर है PS श्रीधरन पिल्लाई और कैपिटल है पनाजी, बराबर है, ओके। तो आई थिंक आज की सभी न्यूज़ के अंदर आपको अच्छे समझ में आया होगा फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।